सर एक टॉपिक रिवीजन का आता है, क्योंकि हम 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद चौथा सब्जेक्ट ऐसे स्टार्ट करते हैं, हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं पहला सब्जेक्ट। तो ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम भूलना स्टार्ट कर देते हैं। वो चीज़ें आपने कैसे मेंटेन की? रिवीजन डेली रूटीन पे कीजिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं संडे को रिवीजन करूंगा या सैटरडे को रिवीजन करूंगा। रिवीजन आपके डेली रूटीन का ही पार्ट होना चाहिए। जब आपने पहला टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, तो अगेन पहला टॉपिक आपने पूरा एक दिन में नहीं पढ़ा होगा। आपको पहले टॉपिक को पढ़ने में 7 से 8 दिन, इवन 10 दिन लग गए होंगे मान लीजिए। तो जब तक आप 10वें दिन तक आए हैं, आपने पहले दूसरे तीसरे दिन की जो थ्योरी थी आपने कम से कम 4-5 बार पढ़ ली। तभी एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम होता है, क्योंकि पहला पहला टॉपिक पर आप पढ़ना चालू किए हैं, बहुत टाइम है आपके पास खाली। तो वहां से आपने चीजें कवर कर ली, वो आपको काफी अच्छा हो गया। जब आप सेकंड टॉपिक पे पहुंचे, जो पहले टॉपिक का पीछे वाला पार्ट था वो आपने अच्छे से रिवाइज करते हुए चले। सेकंड टॉपिक खत्म होते होते आपने पूरा पहला टॉपिक 4 बार कम से कम पढ़ लिया होगा। फिर आप जब थर्ड टॉपिक पे पहुंचेंगे, यही आप सेकंड टॉपिक के साथ करना स्टार्ट करेंगे। जब आप फोर्थ टॉपिक पे पहुंचेंगे, तब आप फर्स्ट और सेकंड को कहीं ना कहीं तुरंत रिवाइज करना चालू करेंगे। और क्योंकि आप इतना बार पढ़ चुके हैं, तो बहुत ही कम टाइम लगता है रिवाइज करने में। तो अब ऐसा करेंगे कि रिवीजन को 2 पार्ट में बांट देंगे। जो आप वो सब्जेक्ट जो आपने कम रिवाइज कर रखा है, यानी कि रिसेंटली पढ़ा हुआ सब्जेक्ट, जैसे कि फोर्थ टॉपिक पर है, थर्ड अभी आपने इतना अच्छे से रिवाइज नहीं किया, तो उसको उसका वो पोर्शन जो आपने अभी तक रिवाइज नहीं किया, उसको अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। और जो पहले आप 4 बार लगभग कहीं ना कहीं रिवाइज कर चुके हैं, उसको भी टाइम दे रहे हैं रिवीजन में। नॉर्मली ये मान के चलिए कि अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें 3 घंटे के आसपास आपका वो टाइम जाता है। मतलब इसमें 8 घंटे जब मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा पूरा 2020 का टाइम था। वहां पर ऐसा था कि मैं सब कुछ कवर कर चुका था, तो मेरा मैक्सिमम पोर्शन रिवीजन को ही जाता था। एक मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा रखा है कि हाँ, इसको मुझे सॉल्व करना है, और बाकी उसी को मैं कम से कम 3 घंटे दूंगा, 3 या मैक्सिमम 4 घंटे। और बाकी मेरे पास कम से कम 2.5-3 घंटे या इवन 4 घंटे, अगर मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, तो वो पूरा रिवीजन को जाएंगे। तो रिवीजन एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा, उसको बिल्कुल भी डिले मत कीजिए, उसको कॉन्सेंट्रेट भी मत कीजिए कि मैं सैटरडे को रिवाइज करूंगा या मैं संडे को केवल रिवाइज करूंगा, ऐसा भी मत कीजिए। कि डेली रूटीन का पार्ट बनाइए कहीं। क्योंकि अगर आप डेली रूटीन का पार्ट नहीं बनाएंगे ना, आपने मान लीजिए एक टॉपिक पढ़ लिया, आज पढ़ा है, आज आपने अच्छे से सीख लिया, 7 दिन बाद इतना अच्छे से आपको याद नहीं रहेगा। जब आप दोबारा रिवाइज करने बैठेंगे 7 दिन बाद इकट्ठा उसे, फिर आपको वही फील आएगा कि यार इसी को एक बार दोबारा से पढ़ लेता हूँ। वो मजा नहीं आ रहा, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कहीं। और कोशिश कीजिए कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं, तो उसमें प्रीवियस ईयर साथ ही साथ सॉल्व करते हुए चलें, और उसे एक अच्छे स्तर तक पढ़ें, इतने स्तर तक कि आपको कॉन्फिडेंस उसमें फील होने लगे। क्योंकि आप स्टार्टिंग में जब कोई चीज पढ़ रहे हैं और तभी कॉन्फिडेंस अपने नहीं अपने अंदर जनरेट कर पाए, तो कहीं ना कहीं एक बैकलॉग सा बन जाएगा कि यार ये चीज में मजा नहीं आया, अभी तक इतनी अच्छे से वो चीज कवर नहीं हुई है। तो ये ऐसा ना होने दें। जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, ऐसा मत सोचिए कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, उसे इतने अच्छे से कवर कर लीजिए कि आप फील करें कि हाँ, अगर मुझे एग्जाम में इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे तो मैं सॉल्व कर। और इस चीज को फिर कंटिन्यू करने के लिए आपको डेली रिवीजन चाहिए। उसे एक हफ्ते बाद मत टालिए, करते रहिए कंटिन्यू। और जब ऐसा स्टार्टिंग में हो जाता है, फिर मेरा बाद में टारगेट ये रहता था कि कम से कम हर 15 दिन में, 15 दिन का मेरा नॉर्मल टारगेट था कि हर 15 दिन में एक चीज को दोबारा से पढ़ना है। चाहे मैं ऊपर से ही उसको क्या कहते हैं 4-5 घंटे में देख लूँ, क्योंकि मैं काफी बार रिवाइज भी कर चुका हूँ, तो मैं ऐसा कर भी सकता हूँ। तो चाहे मैं 4 या 5 घंटे ही उसमें उसको पूरा पढ़ लूँ, लेकिन एक बार कम से कम मुझे हर 15 दिन इस चीज को देखना है, जैसे कि वो एकदम से नई फील ना हो। तो इस तरीके से मतलब मेरा थोड़ा रिवीजन रहता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कितना बेनिफिट होता है? इन लास्ट कितने ईयर के प्रीवियस, हमको लगाना चाहिए? क्योंकि पैटर्न चेंज हो जाता है, लोग 25 साल बिल्कुल 25 साल का उठा लेते हैं। तो लास्ट के कितने बिल्कुल। ईयर्स तक का हमें जरूर फॉलो करना चाहिए? अगर टाइम मिले तो हम पूरा देख सकते हैं। तो लास्ट कितने ईयर? मैंने तो मतलब पूरा जितना भी मेडिसी का ही मटेरियल था मेरे पास, तो वो तो कहीं शायद 25 या 31 ईयर का शायद वो कवर कवर करते हैं। मैंने तो पूरा ही लगाया था। हाँ, ऐसा जरूर होता है कि जब आप 30 साल 35 साल मतलब 30 साल या 25 साल पुराना कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं, आपको लगता है कि यार ये रिलेवेंट है। स्पेशली ऐसा क्वेश्चन जैसे कि सिविल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब IAS कोड ही चेंज हो गया। IAS 800 जो हमारा था, वो अभी 2007 में आया है। तो उससे पहले के क्वेश्चन ही टोटल अलग रहते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन वहाँ पे भी आपको कंसेप्चुअल ऐसे मिल जाएंगे जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ कुछ जगहों पे आपको थोड़ा अपना मतलब दिमाग यूज करना पड़ेगा कि यार ये चीज़ रिलेवेंट हो चुकी है, देख के पता चलता है ये रिसेंट थ्योरी इस चीज़ को कवर नहीं करती, रिसेंट थ्योरी इससे अलग है। स्पेशली जो चीज़ें IAS कोड से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, तो वहाँ इन चीज़ों का ध्यान दें। जैसे कि मैंने सिविल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल दिया, बाकी मोर और लेस चीज़ें सेम रहती हैं। ऐसा होता है कि हाँ, विच टाइम एग्जाम का जो पैटर्न है, एग्जाम का जो फोकस है, वो कुछ टॉपिक्स पे चेंज हो गया है। तो वो आपको खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि सर ने इस चीज़ को इतने अच्छे से डिटेल में कवर नहीं किया, लेकिन प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 25 साल का या 20 साल पुराना एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस चीज़ को अच्छे से फोकस कर रहा है। तो वहाँ ध्यान दीजिए कि ठीक है,
पता होनी चाहिए चीज़ें, लेकिन अगर नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट के जो 10 ईयर का आपका पेपर है, उसको एकदम सीरियसली लीजिए और मतलब उसमें तो मतलब कोई भी कंडीशन नहीं चलनी चाहिए कि ये इसका उसको कोई आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। लास्ट का 10 ईयर एकदम फ़ोकस्ड रहना चाहिए। तो बहुत से लोग इसमें ऐसा भी करते हैं कि लास्ट का 10 ईयर पहले कर लेते हैं, टाइम अलाउ करता है तो बाकी कर लेते हैं। तो ये भी आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो होती हैं एग्जाम्स के 2 वीक्स पहले यानी 15 दिन पहले का समय होता है। 15 दिन में बहुत से लोग डिप्रेस हो जाते हैं, एग्जाम नहीं देते हैं, बहुत लोग एग्जाम छोड़कर चले आते हैं, बहुत लोग जाते जाते उनका फिर टेंशन से एग्जाम चला जाता है। तो उस 15 दिन में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को फोकस करना चाहिए लास्ट 15 दिनों में? 15 दिन में मतलब कोशिश कीजिए कि आप कहीं से भी डिमोटिवेट ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लीजिए कि अब कोई चीज़ नई नहीं पढ़नी, कोई भी नया टॉपिक मैं कवर नहीं करूँगा, कोई भी नई थ्योरी नहीं पढ़नी है, जितना आता है उतना मोर देन इनफ। ये कॉन्फिडेंस होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सीधी-सी बात है, अगर आप मान लीजिए 1 ईयर अलोंग आपने पूरी प्रिपरेशन की है, 1 साल से आप पढ़ रहे हैं, शायद ही कुछ ऐसा होगा, कोई ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी जो आपने छोड़ दी हो। अगर आपने कोई कोचिंग का स्टडी मटेरियल फॉलो किया है, तो मेरे ख्याल से कुछ बचेगा ही नहीं जो इम्पोर्टेंट था और आपने नहीं फॉलो किया। तो क्योंकि वो लोग उन लोगों को कम से कम पता है कि क्या कवर कराना है, क्या कवर नहीं कराना। तो आप उसकी चिंता मत कीजिए, एकदम इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। कहीं पे कोई नया क्वेश्चन आपको मिलता है टेस्ट सीरीज़ देते समय, क्योंकि अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग-अलग टेस्ट सीरीज़ होती हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाता है, कोई की नॉर्मल रहती है। तो वहाँ फ़ोकस कीजिए कि ऐसी टेस्ट सीरीज़ यूज़ मत कीजिए लास्ट के 15 डेज़ में, जिसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। मैं चाहूँ तो आपको एग्ज़ैक्टली नेम सजेस्ट कर सकता हूँ कि किनसे बचना है, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला यहाँ पर, लेकिन ऐसी टेस्ट सीरीज़ यूज़ कीजिए, जो एग्ज़ाम को अच्छे से रेप्लिकेट करती हो। डिफ़िकल्ट टेस्ट सीरीज़ देने का कोई पॉइंट नहीं। जैसे मैंने भी मल्टीपल टेस्ट सीरीज़ दी थी, तो वहाँ पर क्या था, जो डिफ़िकल्ट टेस्ट सीरीज़ थी, मैंने उसे अच्छे से यूज़ किया। उसने मेरी हेल्प की कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में, इन डेप्थ चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में। बट लास्ट का जो मेरा पूरा 1 महीना था, मैंने उस टेस्ट सीरीज़ को हाथ भी नहीं लगाया, कि मुझे पता है कि हाँ, इसमें ऐसे क्वेश्चंस मुझे अतरंगे से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जिनको देख के मतलब बेकार ही फ़ील होगा, अच्छा तो फ़ील नहीं ही होगा। तो उसको फिर मैंने छोड़ दिया। जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज़ थी, जो मुझे पता था कि काफ़ी रियलिस्टिकली मिमिक करती है क्वेश्चन पेपर को, जो एक्चुअली आने वाला है, उन्हीं पर फ़ोकस किया। आपके अकॉर्डिंग सबसे अच्छी टेस्ट सीरीज किसकी है? अब मैं इस क्वेश्चन में नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि फिर वही वाली बात हो जाती है, लोग बोलते हैं कि सर बाकी भी तो अच्छा है, ये है, वो है। आप एक बार देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो हैं, मतलब जैसे मैंने अलग-अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की थी, और मेरे कुछ दोस्त थे जिनके पास कुछ अलग-अलग कोचिंग की थी। तो इस तरह से मेरे को टोटल 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनके टेस्ट सीरीज़ का अच्छा खासा अनुभव है। और कुछ बहुत सी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसी हैं जो कि थोड़ा डिफिकल्ट साइड तक अपनी टेस्ट सीरीज़ को रखती हैं, जब आप देंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो बट वही है, मैं मतलब किसी को डिफेम वगैरह ऐसा नहीं करना चाहता। आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सर, काफ़ी टॉपिक हम चेंज करते हैं। अब आते हैं हम कि सेल्फ स्टडी वर्सेस क्लासरूम स्टडी या ऑनलाइन हुँ, स्टडी जो कर रहे हैं, उनमें क्या हुँ। डिफरेंस होता है? सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? सेल्फ स्टूडेंट्स की जो सेल्फ स्टडी जो लोग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर होती है नोट्स प्रिपेयर करने की। अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की मिनिमम हेल्प ले रहे हैं, जैसे कि पोस्टल प्रैक्टिस वगैरह ले रहे हैं, या अगर आप वो भी नहीं कर रहे हैं, तो आपकी कहीं न कहीं बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रॉपर नोट्स बनाने की, जो बहुत ही बोरिंग काम है। मतलब कि बुक्स को रेफर करना, ऑब्वियसली कहीं न कहीं तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी चीज़ें। तो स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करना। अब वहाँ जब हम स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए टारगेटेड नहीं है, तो वहाँ कई बार ऐसा होता है कि हम अननेसेसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। एक्चुअली कोचिंग्स कहाँ पे हमारी हेल्प कर सकती हैं, उन्हें पता है कि किस जगह पे कुछ करना है। आपको जो चीज़ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स देख के समझ में आएगी, उन्हें ऑलरेडी पता है। तो वो आपकी बहुत अच्छे से स्टार्टिंग से ही हेल्प कर सकती हैं। और अगर आप स्टार्टिंग में लग जाते हैं नोट्स प्रिपेयर करना, प्रीवियस ईयर देख के आपको कुछ भी समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्वेश्चंस कहाँ से क्या पूछे गए हैं। तो आप वहाँ थोड़ा असमंजस में रहेंगे और थोड़ा क्या कहते हैं डिसएडवांटेज में रहेंगे। तो मैं तो वही कहूँगा कि कम से कम आप पोस्टल कोर्स कहीं न कहीं किसी कोचिंग का ले लीजिए, क्योंकि वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो फिर वो कम से कम टारगेटेड है गेट के लिए या यूपीएससी जिस भी एग्ज़ाम के लिए आपने उसे परचेज़ किया है, तो काफ़ी वहाँ से आपकी हेल्प मिल जाएगी। स्टैंडर्ड बुक्स वो चीज़ उस तरह से कवर नहीं करती हैं। बोरिंग काम है नोट्स बनाना, और बट काफ़ी एसेंशियल काम है, क्योंकि आप हर बार स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर नहीं कर सकते। और मतलब स्टैंडर्ड बुक्स वही है, क्या कहते हैं कि काफ़ी दिक्कत आएगी आपको।
मैं तो कहूँगा कि पोस्टल कोर्स ले लीजिए, अपने अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाते समय काफ़ी बच्चे मतलब कोई डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई नहीं बन रहा है या फिर बहुत टाइम लग रहा है, जितना हो सकता है थोड़ा टाइम लग रहा है, काफ़ी पेन टेकिंग प्रोसेस है। तो वहाँ पे अपने आप को कहीं न कहीं मोटिवेटेड रखिए, थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहिए अपनी प्रिपरेशन में। एक बार नोट्स अगर आपके प्रिपेयर हो जाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद तो नॉर्मल रिवीजन, और जब आप नोट्स खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं टॉपिक आप कवर कर ही लेंगे उसका। तो चीज़ें वहाँ पे अच्छी हो जाती हैं। जो स्टूडेंट क्लासरूम कोर्स करते हैं, चाहे जिस भी कोचिंग में कर रहे हों, उनकी क्या गलती होती है कि उनसे इतना अच्छा स्कोर हो नहीं पाता गेट में? उनसे नॉर्मल गलती फिर मतलब अब कोई गलती तो मैं नहीं कहूँगा, मतलब वही है कि अगर आप खुद ही मतलब उतना टाइम नहीं दे रहे जितना आपको देना चाहिए। आप अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 घंटे पढ़ाई करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे और उसमें हो जाएगा, तो आपको ही पता है कि नहीं हो पाएगा, घंटे में तो नहीं हो पाएगा कम से कम। तो सेल्फ स्टडी में अगर आप कम टाइम दे रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा वो अभी तो नहीं आपको समझ में आएगा, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। और काफ़ी बच्चों को ओवर द टाइम समझ में भी आ जाता है कि क्या गलती उन्होंने की। तो सेल्फ स्टडी प्लेज़ अ वेरी क्रूशियल रोल, वो करते रहिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, टेस्ट सीरीज़ में ध्यान दीजिए। और जितना भी हमारा क्या कहते हैं रिवीजन होता है, कई बार ऐसा होता है कि अगर आप क्लास में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, वहाँ पे अटेंशन पे कर रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें पता होती हैं। चीज़ें टिप्स पे नहीं होती हैं, चीज़ें धुंधली-सी याद रहती हैं। ये कोचिंग वाले बच्चे का बहुत जो एवरेज बच्चा होता है, जो बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करता है ना, उसकी मेंटल स्टेट ऐसी रहती है कि सारी चीज़ें उसको भी पता हैं, लेकिन धुंधली-धुंधली सी यादें हैं। क्वेश्चन अगर आएगा, वो तुरंत ही 2 मिनट में उसको सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसे ज़्यादा टाइम चाहिए। तो वो पूरा पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से कई बार। तो उस चीज़ से बचने के लिए रिवीजन प्लेज़ अ वेरी क्रूशियल रोल हियर। बाकी तो सब बच्चे एक ही चीज़ कर रहे हैं। अब सर आते हैं थोड़ा एक कुछ पर्सनल क्वेश्चन पे। जैसा कि आपका इसको ऑल इंडिया रैंक 1 है, तो क्या फर्स्ट रिएक्शन था आपका जब आपको पता चला कि आपका रैंक 1 आया हुआ है? इसलिए मैं काफ़ी हैप्पी था जब मतलब मुझे 1 महीने पहले से ही अंदाज़ा लग गया था कि हाँ, रैंक 1 आ सकती है। क्योंकि मुझे पता था कि 91 मतलब 90 अबव अगर आपका स्कोर है, तो आप आराम से टॉप 5 में हैं। बहुत आराम से आप टॉप 5 में हैं। वही था कि फर्स्ट, सेकंड रैंक तक का था, तो थोड़ा असमंजस थी, बट जब आया तो मैंने कहा चलो ठीक है, बढ़िया अच्छा रैंक आ गया अपना। बस खुश थे और क्या है बोलूँ। आप बेसिकली ग्वालियर एमपी से हैं, आपके पिताजी एमपी पुलिस में हैं। हुँ। मैंने इंटरव्यू में देखा तो मुझे पता चला, तो पिताजी का क्या रिएक्शन रहा है? वो भी काफ़ी खुश रहे, मतलब किसी का भी मतलब ओवर द टॉप रिएक्शन नहीं था। सब पता था उनको भी कि हाँ, अच्छी रैंक आ जाएगी इस बार। ऑब्वियसली खुश रहे, बट ऐसा कुछ भी मतलब ओवर एक्साइटेड कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने मतलब उनको कॉल किया, उनको बताया कि हाँ, फर्स्ट रैंक आ गई है। लाइक ओके बढ़िया, सब अच्छा हो गया। मतलब एक्चुअली ये चीज़ें ऐसी होती है ना कि आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। कई बार आपको लगता है कि ठीक है, काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस इट। वैसी वाली कुछ मेंटल स्टेट कहीं न कहीं रीच हो जाती है, जो अपने आप में काफ़ी ओवरवेलमिंग होती है। इतनी खुशी। हाँ, मतलब मतलब थोड़ा लगता है कि हाँ, इस इतनी खुशी मतलब एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है। वैसा मतलब कहीं न कहीं आ जाता है। ठीक है। सर आपकी स्टडी के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स आई रही होंगी जिससे कि आप फेस किए होंगे। तो हर स्टूडेंट के लाइफ में वो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आजकल वेब सीरीज़ वगैरह है। वेब सीरीज़ हुँ। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़न प्राइम हो गया, बहुत सारी चलती हैं। और इसके अलावा इन सबको कैसे आपने इग्नोर किया स्टडी के दौरान? एक्चुअली मेरे लिए बहुत ईज़ी था इसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं 3 साल जॉब करके आया था। मैं इनफ मज़े ले चुका था, मुझे नहीं चाहिए था कुछ भी। काफ़ी मैंने ऑलरेडी टीवी सीरीज़ देख रखी हैं, काफ़ी मूवीज़ देख रखी हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है मतलब जो मुझे ओवरवेल्म करे ये चीज़ें। मुझे पता था कि मैं यहाँ पे जो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर रहा हूँ, वो इन चीज़ों के लिए नहीं कर रहा हूँ, एकदम श्योर था मैं। तो कुछ भी ऐसा मतलब नहीं करना पड़ा। जैसे कि जब मैं तैयारी करना स्टार्ट ही किया था, तभी गेम ऑफ थ्रोन्स का एपिसोड वो कहते हैं लास्ट सीज़न आ गया। फिर बाकी बहुत इंटरेस्टिंग टीवी सीरीज़ थी, वो भी तभी रिलीज़ हो गई। बट ठीक है, नहीं देखना, नहीं देखना। इवन अभी भी मैंने नहीं देखी है। मेरे पास अब इनफ टाइम है, बट इंटरेस्ट मैं लूज़ कर गया मैं। तो मेरे लिए बहुत बहुत ही बड़ी चीज़ नहीं थी ये करना। हमारे पास जैसे क्वेश्चंस आते हैं सर, ऐसा है कि हम छोड़ने की कोशिश तो करते हैं, बट जो साथ वाले हैं वो फ़ोन करके करते रहते हैं, देखा कि नहीं देखा? तो इन सबको इग्नोर करने के लिए एक लाइन आप बता दीजिए छोड़ने के लिए, जो आपके मन में आती रही होगी। संगत सुधारी अपनी आप।
एंड अगर ऐसा हो रहा है तो संघर्ष सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, मुझे लिटरली किसी फ्रेंड ने कभी नहीं पूछा कि भाई तुमने टीवी सीरीज देखी या नहीं देखी। जो भी प्रिपरेशन कर रहा है मेरा दोस्त, हाँ ऐसा नहीं कि हम हॉस्पिटल नहीं करते या टाइम वेस्ट नहीं करते या चीजों को मतलब लाइट नहीं लेते, सब होता है, लेकिन कभी कोई तुम्हें ये नहीं बोलेगा कि घर पे जाके ये चीज कर लेना मजे मजे के लिए। हार्डली कुछ ऐसा हुआ था, बस मेरा एक रूममेट था जिसने मुझे जरूर थोड़ा मतलब पुश किया था एक पर्टिकुलर मूवी देखने के लिए। आ, वो जो अभी आई थी, जॉन अब्राहम की कोई थी, शूट आउट के ऊपर। तो बस उसके अलावा सब बढ़िया। उसके अलावा मतलब मैंने पूरे 2 साल में कोई मूवी भी नहीं देखी। ठीक ही था, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। संगत थोड़ा सुधारनी पड़ेगी, अगर ऐसे आपके दोस्त हैं थोड़ा संगत सुधारिए। चलिए यहाँ पे हम अब इंटरव्यू सेशन समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बेस्ट पार्ट बताइएगा, कौन सी लाइन आपको अच्छी लगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं तो वो भी आप नीचे क्वेश्चन लिख के कमेंट कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट इंटरव्यू में सर से पूछ लेंगे। साथ ही साथ सर को भी फॉलो आप कर सकते हैं, उनके भी यूट्यूब चैनल का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, नहीं तो अगर आप नेक्स्ट इंटरव्यू चाहते हैं तो उसमें भी कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, सभी को बताइए कि डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं सर से, और जो भी आपके प्लान्स वगैरह हैं पूछ सकते हैं, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।